जब भी हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत सारी बटालियनों का नाम लिया जाता है, लेकिन हमारे देश में एक बटालियन ऐसी है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, उनके पैर कांपने लगते हैं, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। उसका नाम है गोरखा बटालियन। जो जानी जाती है अपनी बहादुरी और वीरता के लिए, अपनी ताकत और देशभक्ति के लिए, अपने साहस और जीवटता के लिए। लेकिन दोस्तों, आज हम इन गोरखाओं का जिक्र इंडियन आर्मी की वजह से नहीं, कुछ और कारणों की वजह से कर रहे हैं। दोस्तों, समय समय पर हमारे देश में नए राज्य बनाने को लेकर मांगे उठती रही हैं, जिनमें हमारे देश में आज भी बहुत सारे मांगे उठ रही हैं। हम राजस्थान में देखें तो इसको लेकर मरु प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है, जहां पर मरुस्थल पाया जाता है। इधर हम देखें उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली और इसके आसपास के जो मेरठ और इसके आसपास के क्षेत्र है उसको हरित प्रदेश बनाने की मांग उठती रही है। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के बीच वाला हिस्सा है या अवध वाला हिस्सा है उसे अवध प्रदेश बनाने की मांग उठ रही है, और पूर्वांचल का जो हिस्सा है उसे पूर्वांचल बनाने की मांग उठ रही है। नीचे हम देखें तो बुंदेलखंड बनाने की मांग लगातार उठती रही है। साथ ही जो विंध्याचल वाला क्षेत्र है उसे विंध्य प्रदेश बनाने की मांग लगातार उठती रही है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो कुछ हिस्सा है जिसे विदर्भ के नाम से जाना जाता है उसे विदर्भ प्रदेश बनाने की मांग लगातार उठती रही है। इधर हम गुजरात में देखें तो गुजरात में यह जो सौराष्ट्र का हिस्सा है उसे अलग राज्य बनाने की मांग लगातार उठती रही है। इधर भी हम देखें तेलंगाना अभी अलग हो ही गया, इससे पहले भी सन 2000 में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग राज्य बनाए गए थे। अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। इसके अलावा भी नीचे भी हम देखें तो इधर हम देखें तो ये कांगूनाडु बनाने की मांग उठ रही है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा लेकर कांगूनाडु बनाने की मांग उठ रही है। इधर आंध्र प्रदेश में भी रायलसीमा के नाम से नया प्रदेश बनाने की मांग लगातार उठती रही है। इधर तमिलनाडु के नाम से नया प्रदेश बनाने की मांग लगातार उठती रही है, नया राज्य बनाने की मांग उठती रही है। इधर बिहार में भी मिथिला एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है, लेकिन इनका अभी इतना प्रभाव नहीं है। अभी हम जिसकी हम चर्चा करेंगे, उधर हम पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो बोडोलैंड बनाने की मांग भी काफी जोरों पर पहले उठाई गई थी और अभी भी लगातार जारी है। लेकिन आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है, ये इतना सा छोटा सा क्षेत्र है, वो है गोरखालैंड, मतलब गोरखाओं की भूमि। गोरखा काफी समय से अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। लगभग 1980 के दशक से ही वो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि गोरखा कम्युनिटी ऐसी है जो हमारे देश के लिए काफ़ी योगदान देती आई है। सेना में कहें या फिर देशभक्ति के क्षेत्र में एक मजबूत अपना स्थान रखती है। तो दोस्तों, उनके लिए सोचना भी हमारे लिए ज़रूरी है, और वो ऐसी जगह पर बसे हुए हैं, चिकन नेक पॉइंट पर बसे हुए हैं, वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बसे हुए हैं, जिनके बारे में सोचना हमारे देश की सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1980 के दशक से लगातार इसकी मांग उठती आ रही है। लेकिन आज इसके बीच चर्चा करने का मुख्य कारण ये है कि केंद्र सरकार ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है, जो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी है, पंकज कुमार सिंह, उसको गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं। इन गोरखाओं के लिए एक नियुक्त किया है वार्ताकार के तौर पर, बिना पश्चिम बंगाल की सरकार से पूछे। दोस्तों, गोरखालैंड यहाँ पर हम देखें पश्चिम बंगाल में तो ये गोरखालैंड की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जो हम इधर हम नक्शे में देखें तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है, इसके ऊपर क्षेत्र से सिक्किम से लगता हुआ, साथ ही भूटान से लगता हुआ, नेपाल से लगता हुआ एक गोरखा एक अपना एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी है पंकज कुमार सिंह, इनको वार्ताकार के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल सरकार काफ़ी सख्ते में आ गई है, क्योंकि इनसे कोई सलाह मशवरा ली नहीं गई है। अब ये कह रहे हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, हमसे बिना पूछे ही हमारे राज्य को अलग करके एक नया राज्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, इनको जो नियुक्त किया गया है, अभी ये खबर है 24 अक्टूबर की। तो इसके बाद केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है गोरखाओं के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इस समय ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक पॉइंट है, वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है और यहाँ पर गोरखाओं का निवास है। अब दोस्तों, हम आगे देखते हैं। दोस्तों, जब ये नियुक्ति की गई तो वहाँ पर ममता दीदी की सरकार पश्चिम बंगाल में काफ़ी सख्ते में आ गई, क्योंकि इनको यह लग रहा था कि हमसे बिना पूछे हमारे राज्य को कैसे अलग किया जा सकता है। तो इन्होंने मोदी जी को एक लेटर भी लिखा, और लेटर लिखा तो इन्होंने दिवाली के आसपास इनको लेटर लिखा था, और लेटर लिखकर ये कहा था कि जो तुम नियुक्ति कर रहे हैं
नियुक्ति करना है वो एक तरीके से पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो संघवाद है, केंद्र सरकार अपनी ताकत दिखा रहा है और राज्यों पर अपनी ताकत थोप रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने एक लेटर लिखा था और आपको दिवाली की शुभकामनाएं ये कहते हुए इस लेटर का समापन भी किया था और कहा था कि ऐसी जो नियुक्ति की गई है वो बिल्कुल निरस्त कर दी जाए और यह एक तरीके से पूर्ण रूप से अनुचित है, गलत है। अब दोस्तों हम अलग राज्य बनाने की मांग करें तो हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 3 में यह व्यवस्था की गई है कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश की संसद किसी भी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य को तोड़कर उसे एक अलग राज्य बना सकती है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। जब उस राज्य को तोड़कर अलग बनाया जाएगा तो हमारे संविधान की अनुसूची 1 में उसको शामिल कर लिया जाएगा और अनुसूची 1 में जब शामिल हो जाएगा तो अनुसूची 1 में उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, उस राज्य की बाउंड्री किन किन राज्यों से लगती है, किन किन राज्यों से सीमा साझा करती है, इन सब का विवरण और लेखा जोखा अनुसूची 1 में रख दिया जाएगा। अनुच्छेद 3 के तहत तो विभाजन करके अलग राज्य बना दिया जाएगा और उन सब का विवरण और लेखा जोखा अनुसूची 1 में रख दिया जाएगा। ऐसा हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हमारे देश में काफ़ी राज्यों की मांग उठी थी और राज्यों की मांग उठने के साथ साथ ही जैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश को 4 भागों में बांटा गया था, ABCD के रूप में बांटा गया था। ए भाग वह था जहाँ पर ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश एम्पायर का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। ये जो लाल भाग हम देख रहे हैं इस पर ब्रिटिशों ने एक तरीके से अपना पूर्ण अधिकार कर रखा था, जो ब्रिटिश प्रोविंस कहलाते थे। दूसरा बी भाग था प्रिंसली स्टेट, जहाँ पर राजाओं का शासन था लेकिन वह पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में नहीं थे। वहाँ पर ब्रिटिश सरकार की, वहाँ पर राजाओं जो रियासतें थी उनसे संधियाँ हो रखी थी, जिसकी वजह से उसे प्रिंसली स्टेट कहा गया था, मतलब राजाओं के राज्य कहा गया था, लेकिन उस पर ब्रिटिश सरकार से राजाओं की संधियाँ थी। सी, ये जो येलो कलर में देख रहे हैं वो है प्रिंसली स्टेट, जहाँ पर रियासतें हुआ करती थी। सी हम देखें, सी में उसे रखा गया था कमिश्नरी स्टेट, मतलब जहाँ पर वो शहर थे, मतलब पूरा इलाका नहीं था, वो शहर थे जहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने अपना पूर्ण नियंत्रण रख रखा था, जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र पर कंट्रोल करने के बजाय वो ये चाहते थे कि मेन शहरों पर कंट्रोल कर लिया जाए, जिसकी वजह से पूरी धन दौलत लूट कर यहाँ से ब्रिटेन ले जाई जा सके। तो हम देखें कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे थे, जैसे अजमेर है, यहाँ से जैसे गुजरात का कुछ क्षेत्र है यहाँ पर, और बम्बई है, यहाँ पर मद्रास है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, कलकत्ता है, यहाँ पर इधर देखिए हम जो भी ये क्षेत्र हम देख रहे हैं सी पार्ट के रूप में, वहाँ पर अंग्रेजों ने शहरों के ऊपर कब्जा कर रखा था, वहाँ पर पूरे क्षेत्र के ऊपर कब्जा नहीं था। डी पार्ट में अंडमान निकोबार जैसे यूनियन टेरिटरी वाले देश थे। इस तरीके से जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश को 4 भागों में बांटा गया था। अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, भाषा के आधार पर हमारे देश में नए राज्यों की पुनर्गठन करने की मांग उठने लगी। अब जब ये मांग उठने लगी तो भाषा के आधार पर हमारे देश को बांटा गया, और भाषा के आधार पर जब बांटा गया तो उसको बांटने के लिए पहले एस के दर समिति का गठन किया गया। एस के दर समिति ने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा के आधार पर बांटा गया तो फिर से हमारे देश का विभाजन हो जाएगा। और जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय में ही ताज़ा हमने विभाजन का दंश झेला था। अब दोस्तों एस के दर समिति ने मना कर दिया। उसके बाद जेवीपी समिति का भी गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भी पूरी तरीके से नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाएगा। फिर दोस्तों जब आंध्र प्रदेश में पेट्टू श्रीरामुलु जब धरने पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, और भूख हड़ताल पर जब उनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद पूरे आंध्र और पूरे साउथ इंडिया में बवाल मच जाता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूर होकर हमारे देश की संसद को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ता है। और उसके बाद 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और उसकी रिपोर्ट 1956 में आई, और 1956 में पूरे भारत को भाषा के आधार पर बांटा गया, और जिसके आधार पर जो आज का हम देख रहे हैं, तमिलनाडु तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु, और तेलुगु लोगों के लिए आंध्र प्रदेश, कन्नड़ के लिए कर्नाटक, मलयालम के लिए केरल, मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र, गुजरात,
गुजराती की भाषा के लिए गुजरात बनाया गया, इसी तरीके से वो उड़िया भाषा के लिए उड़ीसा बनाया गया। इस तरीके से बहुत सारे राज्य भाषा के आधार पर जिनका पुनर्गठन किया गया, जो फजल अली आयोग के आधार पर किया गया। उसके बाद जब 1956 में पुनर्गठन हुआ तो उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अब दोस्तों आज भी उसके बाद भी लगातार मांगे उठ रही हैं, और सन 2000 में जैसे झारखंड बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया और उत्तराखंड बनाया गया, उसके बाद 2014 में तेलंगाना बनाया गया। तो लगातार ये मांगे लगातार उठती रहती हैं। जब ये मांग जायज़ हो जाती हैं तो अलग से राज्य बनाना पड़ता है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि गोरखालैंड है क्या और किन किन क्षेत्रों को मिलाकर गोरखालैंड बनाया जाएगा। जैसे दोस्तों हम देखें कि नीचे से जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, ये पूरा पश्चिम बंगाल का है। इसमें 2-3 जिले ऐसे हैं जैसे दार्जिलिंग है, जैसे किलिम्पोंग है और ये सिलीगुड़ी है। इन सबको जोड़कर गोरखालैंड बनाया जाएगा। ये एक तरीके से पश्चिम बंगाल का बहुत कम हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर्यटन की स्थिति से काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही यह एक तरीके से चिकन नेक पॉइंट माना जाता है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हिस्सा है। यह जो 22 किलोमीटर का एरिया है, जो हमें पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, 22 किलोमीटर का एरिया जो पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, वो यहीं पर पड़ता है, गोरखालैंड में ही पड़ता है, जो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पर चीन की लगातार नज़र बैठी रहती है, लगातार पड़ती रहती है कि कैसे भी करके इस क्षेत्र को अगर काट दिया जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों से हमारे देश का हिस्सा बिल्कुल कट हो जाएगा, यहाँ का राशन पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से यह क्षेत्र काफ़ी सेंसिटिव माना जाता है। यहाँ पर हमारी सेना भी लगातार उपस्थित रहती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को ध्यान में रखकर हमारे देश की सरकार ने नियुक्ति की है पंकज कुमार सिंह कि जाओ वहां पर पता करो कि क्या गोरखालैंड को अलग राज्य बनाया जा सकता है। अब दोस्तों गोरखाओं के इतिहास के बारे में हम देखें तो गोरखाओं के समुदाय की उत्पत्ति नेपाल से मानी जाती है। जब 8वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ जो प्रसिद्ध एक संत हुए हैं, उनके आधार पर इन गोरखाओं का नाम पड़ा। उन गोरखनाथ जी के आधार पर ही गोरखपुर का नाम पड़ा था। अब दोस्तों यह समुदाय मध्य नेपाल के गोरखा साम्राज्य से विकसित हुआ था, जिसका विस्तार पृथ्वी नारायण शाह जो 18वीं शताब्दी में हुए थे, पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में हुआ। और यह अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने 1815 में गोरखाओं की भर्ती हुई थी। ब्रिटिश सेना में गोरखाओं को भर्ती किया गया था। अब दोस्तों इसके बाद हम और देखें कि उत्पत्ति और विकास के बारे में चर्चा करें तो धार्मिक और ऐतिहासिक जड़ यह है कि गोरखा नाम की उत्पत्ति गुरु गोरखनाथ से मानी जाती है, जो 8वीं शताब्दी के एक महान योगी थे। साम्राज्य का उदय मध्य नेपाल से माना जाता है, जहां पर पृथ्वी नारायण शाह के अधीन नेपाल का एक एकीकृत राष्ट्र बना और यहीं से गोरखा समुदाय चर्चा में आने लगा और गोरखाओं का विकास यहीं से होने लगा। अब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 और 16 में। इसके बाद गोरखाओं की भर्ती 1815 में ब्रिटिश सेना में शुरू कर दी गई। ब्रिटिश सेना में गोरखा 1816 की सोगोले की संधि के बाद अपनी सेवाएं देने लगे थे और ब्रिटिश सेना में भर्ती होने लगे थे। तभी से इनकी बहादुरी की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि जहां पर भी गोरखा जाते थे वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। अब दोस्तों अब जो ये नियुक्ति की गई है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में काफ़ी मतभेद पैदा कर देने वाली है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी आपत्ति जताई दी है और इनको ये लगता है कि जो भी केंद्र सरकार कर रही है वो यहाँ पर संघवाद थोप रही है अपने वोट बैंक के खातिर, या कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में या पश्चिम बंगाल में अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बीजेपी की सरकार जो अभी सत्ता में जो सरकार है वो शायद ऐसा कर रही है। तो इन्होंने इनका पूर्ण रूप से विरोध किया है और ममता बनर्जी ने इस बात पर आश्चर्य भी व्यक्त किया और सदमा व्यक्त किया कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श किए बिना पूर्व राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को वार्ताकार नियुक्त कर दिया। उन्होंने इसे सहकारी संघवाद की भावना के साथ असंगत बताया। दोस्तों इस तरीके से ममता बनर्जी नहीं चाहती कि गोरखालैंड अलग से राज्य बने, लेकिन केंद्र सरकार इसमें दिलचस्पी दिखा रही है और गोरखा अपनी लगातार मांग बढ़ाते जा रहे हैं और उनकी लगातार मांग उठती जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार इस मांग को लगातार दबाए हुए है। अब दोस्तों आगे हमें यह देखना होगा कि गोरखालैंड क्या भारत का 29वां राज्य बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।